नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम सक्सेस एकेडमी है। फिलहाल तो उसको हमने स्टडी विथ आयुष करके अभी शुरू किया है। अगर टेलीग्राम पे जुड़ते हैं आप तो वहाँ पे सक्सेस एकेडमी करके आपको मिलेगा। तो मेरा नाम आयुष है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से पीएचडी कर रहा हूँ। हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो सभी यूनिट्स का नोट्स और वीडियो आप तक जो है हिंदी माध्यम में पहुंचाऊं। यूजीसी नेट का सिलेबस अगर हम कवर कर रहे हैं तो उसमें संभावित जो एग्जाम होने वाले हैं बिहार के बेट का और झारखंड का जेट का और किसी भी अन्य राज्य का अगर एग्जाम आप देते हैं तो वो मतलब कवर तो हो ही जाएगा, प्लस आपकी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और अच्छे स्कोर आप ला सकते हैं, है ना। सामान्यतः कहा जाता है कि बड़ा एग्जाम की तैयारी करने पे छोटा एग्जाम ऑटोमेटिकली आप क्लियर कर जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को समाप्त किया है। लगभग 7-8 क्लास हो चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे, 2-3 क्लास और चलेंगे। हम बहुत आसान भाषा में कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये मटेरियल्स को लेके आए। पिछले क्लास में हमने वैधता के बारे में देखा था, वैलिडिटी के बारे में देखा था और विश्वसनीयता के बारे में देखा था। तो विश्वसनीयता के बारे में फिर से मैं आपको बता दूं कि विश्वसनीयता जो है वो कई रिसर्चों को मिला के किया जाता है। जैसे कि अ, एक रिसर्च करने के बाद अगर हम किसी फाइंडिंग्स पे पहुंचते हैं समान परिस्थिति में समान विधि से, है ना, समान तरीके से करके जो रिसर्च का हम फाइंडिंग्स निकालते हैं, फिर अगर हम मतलब दूसरी बार वही परिस्थिति में वही विधि से वही तरीके से उस फाइंडिंग तक पहुंचते हैं तो उसको विश्वसनीयता कहा जाता है। यानी एक रिसर्च को कई बार करके अगर परिणाम एक जैसा ही है तो उसको विश्वसनीयता कहा जाता है। वैधता जो है वो मतलब विद इन रिसर्च जो प्रोसेस होता है उसके बारे में है कि जो रिसर्च तक आप पहुंचते हैं फाइंडिंग्स तक, तो उसकी जो पहुंचने की जो आपकी पद्धति हो या आपने जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया हो वो कितना सटीक है, कितना मतलब क्या उसको क्या कहेंगे, कितना वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तो नहीं कहेंगे लेकिन कितना वो त्रुटि मुक्त है ना, उसको वैधता कहेंगे। मोटा मोटी यही है कि यानी विश्वसनीयता रिसर्च के बाहर तुलनात्मक रूप से हो सकता है कि एक रिसर्च को कई बार कई समान परिस्थिति में समान विधि से किया जाए तो एक जैसा रिजल्ट है तो उसकी विश्वसनीयता। और वैधता की विद इन रिसर्च जो प्रोसेस होता है अगर वो सही तरीके से किया जाए तो उसको वैधता कहा जाता है। तो अब चलते हैं परिकल्पना की तरफ, है ना। तो परिकल्पना, है ना, परिकल्पना में हम लोग जो है आज परिकल्पना के जैसे टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे बहुत सारे सवाल बनते आ रहे हैं और बनते भी हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स है वीवीआईपी आप मान के चलें तो परिकल्पना जैसे देखिए कल्पना जुड़ा हुआ है ना। कल्पना, तो कल्पना का मतलब सामान्य अर्थ में क्या होता है कि हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, कल मतलब जो हकीकत ना हो, यानी जो वर्तमान में ना हो उसको कल्पना कहा जा सकता है। जो भविष्य की बातें हो उसको कल्पना के रूप में हम जो सोच सकते हैं, परिकल्पना, है ना। तो मतलब वही है कि कल्पना का मतलब समझ गए ना, कल्पना करना हम लोग बचपन में हिंदी में पढ़ते थे कल्पना करना। तो यही है कि जो वर्तमान में न हो यानी भविष्य की जो चीजें हो उसके बारे में सोचना उसको कल्पना कहते हैं। परिकल्पना इस पे जोर दिया गया है। तो इस पे हम लोग देखते हैं कि परिकल्पना एक ऐसी धारणा है, धारणा या कथन है जो किसी प्रमाण या सिद्धांत के आधार पर बनाई जाती है जिसे शोध के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कहा मतलब ये हुआ कि रिसर्च के रूप में परिकल्पना क्या है। कल्पना तो हम लोग देख चुके जो भविष्य की बातें हैं या वर्तमान से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन रिसर्च में जो है, शोध में परिकल्पना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ऐसी धारणा या कथन है जिसकी किसी प्रमाण या सिद्धांत के आधार पर बनाई जाती है ना, और जिसे शोध के माध्यम से परीक्षण किया था। यानी परीक्षण कब किया जाएगा, बाद में किया जाएगा। यानी परीक्षण मतलब इसका आप पढ़ेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। कब हम परिकल्पना हमने ऊपर भी पढ़ा था, परिकल्पना जो शुरुआती विधि होती है जब हम समस्या निर्धारण करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो परिकल्पना बनती है, फिर परिकल्पना बनाते हैं। तो परिकल्पना जो है वो मोटा मोटी ये है कि आपका जो फाइंडिंग्स है, आपका जो निष्कर्ष होने वाला है वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो जैसे देखिए अभी हम जो कि मान लीजिए हम अगर रिसर्च कर रहे हैं, एक समस्या निर्धारित किए कि भाई अ, कोई समस्या ले लेते हैं कि सोशलॉजिकल समस्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं सोशलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो ले लेते हैं कि अ, ये जो आरक्षण है ना,
आरक्षण का ज्यादातर जो है एससी, मतलब एससी अनुसूचित जाति जो है उसमें आरक्षण का जो लाभ है वो एक दो जाति को ही मिलता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये हमने एक मतलब एक एक हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि जो रिजर्वेशन है उसका जो बेनिफिट है वो कुछ लोगों तक ही सीमित है। ठीक है, अब हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, है ना। अब हम एक परिकल्पना परिकल्पना बनाएंगे लिटरेचर रिव्यू के आधार पे, जो हमारा पूर्वानुमान जो है हमने जो ये जो प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसके आधार पे कि जो वो जातियां कौन सी है ना, और वो मतलब किस आधार पे हम ये बता रहे हैं कि वो जातियां जो है वो उसकी रिजर्वेशन की फायदा ले रही है। मतलब आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं खुद इस पे उलझा दिया हूँ इन सारी चीजों को। एक सिंपल सा बात समझिए कि परिकल्पना जो होती है, जो आने आगे वाली जो निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष आपको रिसर्च करने के बाद पता चलने वाली है, उससे पहले जो आपके मन में जो धारणा होती है, और धारणा का आधार क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, आपने जो अनुभव किया हो वो हो सकता है, आपने जो कहीं से पढ़ा हो सुना समझा हो वो हो सकता है। तो वो जो पूर्व धारणा है हमारा, वही परिकल्पना है, यानी जो निष्कर्ष होने वाला है, यानी जो हम मान के बैठे हैं यही हो सकता है, अभी कुछ हुआ नहीं है, भविष्य की बातें में मतलब हम इस प्रोसेस से जाएंगे तो ये निष्कर्ष हो सकता है। तो वो जो निष्कर्ष आप मान बैठे हैं कि ये होने वाला है, वैसी को परिकल्पना कहता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है ना। यानी शोध करने से पहले शोध के बारे में, शोध के निष्कर्ष के बारे में जो चिंतन आपके दिमाग में है, उसका आधार क्या हो सकता है, लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, आपने कहीं पढ़ा हो सुना हो समझा हो या कहीं देखा हो। तो वो जो धारणा आपके अंदर बनती है वही परिकल्पना है। समझे, क्लियर। फिर से एक बात समझिए कि परिकल्पना क्या है। परिकल्पना ये है कि शोध शुरू करने से पहले, यानी शोध की जो मुख्य विधि मुख्य भाग है, मुख्य भाग क्या है, डेटा आइडेंटिफिकेशन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, फिर उसके बाद आगे का रिपोर्ट राइटिंग वगैरह होता है। तो मुख्य भाग से पहले जो समस्या निर्धारण लिटरेचर रिव्यू के बाद जो आपके मन में एक धारणा होती है आपके विषय को लेके कि हमारा विषय जो है का ये फाइंडिंग्स हो सकता है, ये निष्कर्ष हो सकता है, वही परिकल्पना है। ठीक है, तो ये परिकल्पना का मतलब ही होता है कि हम पहले से दिमाग में ये कल्पना बना लें कि हमारा निष्कर्ष ये हो सकता है ना। यहाँ पे भी ये लिखा भी है कि यह शोध की प्रारंभिक बिंदु होती है और समस्या को पूर्वानुमान में बदल देती है। यानी जो आपने मतलब प्रेडिक्ट कर पाते हैं आप कि आगे आगे जो है हमारा निष्कर्ष क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए शामिल क्या क्या होता है कि इसमें वेरिएबल्स होते हैं, चर, जनसंख्या और चर के बीच संबंध, रिलेशनशिप, है ना। परिकल्पना है मुख्य रूप से कि आप किस आधार पे वो बनाएंगे, कि अगर हम किसी धारणा को बनाए, अभी मेरे दिमाग में उसको उदाहरण अच्छा नहीं आ रहा है जिसको कि मैं आप रिलेट कर पाऊँ, फिर भी कि परिकल्पना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, चर चाहिए, मतलब वेरिएबल्स चाहिए, कुछ तथ्य चाहिए, कुछ डेटा चाहिए आपके पास। अगर आप प्राइमरी डेटा पे करना चाहते हैं तो पॉपुलेशन का कुछ आकार होना चाहिए, फिर जो वेरिएबल्स है उसके बीच में रिलेशन होना चाहिए, फिर भी तो आप किसी पॉइंट्स पे जाएंगे। तो मुख्य रूप से परिकल्पना यही है कि पूर्व अनुमान आप लगाते हैं किसी समस्या का समाधान के लिए, अपने रिसर्च के निष्कर्ष के लिए। आगे चलते हैं। अब कई प्रकार के परिकल्पना होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। शून्य नल हाइपोथेसिस, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है ना। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिए और याद ही कर लीजिए कि शून्य परिकल्पना का वह कथन है, H0 इस पे लिखते हैं, है ना। वह कथन है जिसमें कहा जाता है कि दो चरों के बीच में कोई प्रभाव, अंतर या संबंध नहीं है ना। कोई संबंध नहीं है दो चरों के बीच में, है ना। दो चर के बीच में कोई प्रभाव, अंतर या संबंध नहीं, बस इसको आप याद ही कर लीजिए कि दो चरों के बीच में कोई प्रभाव, अंतर या संबंध नहीं है। अक्सर इसमें ऐसे शब्द होते हैं जैसे कोई प्रभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई संबंध नहीं है इत्यादि। ठीक है, उदाहरण के रूप में लिखते हैं कि कर्मचारियों का तापमान का कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया। वैकल्पिक परिकल्पना क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको H1 से सूचित करते हैं। H1 ये शून्य परिकल्पना का विपरीत कथन होती है। ठीक है, यह बताती है कि चर के बीच में प्रभाव, अंतर और संबंध मजबूत है। उदाहरण के लिए तापमान कर्मचारियों की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। अब देखिए दो बात हमारे सामने है। शून्य परिकल्पना क्या है, वो बोलता है कि शून्य, शून्य का मतलब सीधा इसको दिमाग में रखिए कि शून्य मतलब कुछ नहीं, दो चरों के बीच में कोई प्रभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई संबंध नहीं, उसको क्या बोलेंगे, शून्य परिकल्पना। ये सवाल भाई साहब कई बार पूछा गया है एग्जाम में, क्योंकि मैं 5-6 सालों से देख रहा हूँ एग्जाम के पैटर्न्स को।
और चूंकि उसमें मैं मतलब बहुत नजदीक से देख रहा हूँ तो उसमें कई बार ये सवाल पूछा गया है कि शून्य परिकल्पना किसको बोलते हैं, या फिर ये दे देगा आपको मतलब परिभाषा के रूप में कि कोई संबंध नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई ये नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? वैकल्पिक परिकल्पना, सिंपल परिकल्पना, है ना, सिंपल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो आपको वहाँ पे अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करके रखना है कि शून्य परिकल्पना जो है उसमें दो चरों के बीच में, चर क्या होता है हमने ऊपर देखा है, तथ्य होता है, वेरिएबल्स मतलब फैक्ट्स, मतलब मोटा मोटी फैक्ट्स तो नहीं कह पाएंगे लेकिन आप उसी के तरह तथ्य होता है चर, है ना, दो चर मतलब तथ्य समझिए मोटा मोटी। चर के बीच में कोई प्रभाव, अंतर या संबंध नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? शून्य परिकल्पना। वैकल्पिक परिकल्पना क्या है कि शून्य परिकल्पना का विपरीत दिशा में होती है, मतलब चूंकि शून्य का मतलब वो हो गया कोई नहीं, वैकल्पिक मतलब सब, चरों के बीच में संबंध, अंतर संबंध सब कुछ है, ठीक है, उदाहरण के रूप में हम समझे। अब परिकल्पना के प्रकार के रूप में देखते हैं कि क्या है। सरल परिकार, परिकल्पना क्या है? सिंपल हाइपोथेसिस। यह दो चरों के बीच संबंध बताती है, एक स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यदि कार्यालय में नाश्ता दिया जाए तो कर्मचारी कम बाहर जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे नाश्ता जो हो गया वो स्वतंत्र चर हो गया, और कर्मचारी जो है वो हो गया आश्रित चर, मतलब नाश्ता पे ही उनका डिपेंड है कि वो बाहर जाएंगे कि कार्यालय में रुकेंगे। जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इसमें दो या अधिक स्वतंत्र और आश्रित आश्रित चर शामिल होते हैं। यदि कंपनी में छुट्टियों के दौरान पार्टी हो और सभी कर्मचारी उसमें भाग लें तो मनोबल बढ़ेगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए ये सब सवाल कभी हमको देखने को मिला नहीं है ना, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी आपको बस दो याद चीज रखना है, परिकल्पना को ध्यान में रखना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और नल हाइपोथेसिस, तीन चीज को याद में रखना है कि तीन चीज क्या होती है। बाकी ये सारा सवाल कहीं कहीं दिखा नहीं है मुझे, तो इस पे हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे भी नहीं, और आपको भी नहीं कहेंगे कि इस पे ज़्यादा दिमाग, बस क्योंकि अब क्या पता कहीं पूछ दे, तो मोटा मोटी एक बार देख लीजिए, बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं है ना। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, सहचर्य परिकल्पना, यह केवल चर के बीच संबंध बताती है लेकिन कारण परिणाम नहीं बताती है। उदाहरण के लिए, शारीरिक गतिविधि और स्वतंत्रता के स्वास्थ्य के बीच संबंध सकारात्मक संबंध है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य के बीच सकारात्मक संबंध है। कारणात्मक जो है, कॉजुअल हाइपोथेसिस, यह बताते हैं कि एक चर दूसरे चर के कारण बनता है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से लिवर नुकसान होता है, स्वाभाविक है। अब आप तो यहाँ पे ना, मतलब इसको आप शब्द से पकड़ लेंगे, कारणात्मक, कारण क्या हाइपोथेसिस यानी, है ना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अनुभवजन्य हाइपोथेसिस, यह परिकल्पना अनुभव या अवलोकन के आधार पर बनाई जाती है और प्रशिक्षण योग्य होती है। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने से उसकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तापमान बढ़ने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब अनुभवजन्य जो आपके अनुभव हो। तार्किक परिकल्पना, थोड़ा हम तेजी में चल रहे हैं क्योंकि इसे सवाल ज्यादा आते नहीं है, और मुझे लगता है कि आपका समय ज्यादा इस पे लगाना नहीं है, बस ऊपर का तीन याद रखना है, नल, अल्टरनेटिव और हाइपोथेसिस, तीन। तार्किक क्या है? अगर मान लीजिए इसे सवाल आता भी है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कारणात्मक है तो कारणात्मक मतलब क्या? कारण बताना। अनुभवजन्य है तो मतलब क्या? इंपेरिकल हाइपोथेसिस क्या है? कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से उसकी संख्या बढ़ जाएगी, स्वाभाविक बात है। तापमान बढ़ने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं, है ना। तब आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में तापमान जो है बढ़ती है, तो गर्मी के दिनों में पौधे की विकास ज्यादा होती है अपेक्षा के ठंडों के दिनों में, ठंडे के दिनों में सिकुड़ सिकुड़ जाती है। मतलब मोटा मोटी जो आपने अनुभव किया हो, ये अनुभव मान लीजिए गलत भी आपको लगता हो, गलत हो, लेकिन जो भी आपने अनुभव किया हो अनुभव के आधार पर, है ना, कि ठंडे के दिनों में लोग मतलब थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, थोड़ा मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनको फिजिकल वर्क थोड़ा कम करना होता है। तो इस तरीके से जो भी अनुभवजन परिकल्पना आपके दिमाग में आ रहे हैं वो तार्किक मतलब क्या है? यह तर्क या सामान्य ज्ञान के आधार पर बनाई जाती है लेकिन इसे समर्थन में हमेशा पर्याप्त तथ्य नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को गणित पसंद नहीं है तो वो अकाउंटिंग में काम नहीं करना चाहेगा, है ना। तो इस तरीके की बातें हैं तार्किक परिकल्पना, कि मतलब एक चीज से हम दूसरे चीज को जोड़ दें। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि गणित पसंद नहीं है, तो गणित नहीं पसंद है तो अकाउंटिंग का काम मुझे पसंद नहीं हो सकता है। मतलब हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई अगर मुझे गणित अच्छा नहीं है, जैसे कि अगर हमको बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता है तो हम ये मान सकते हैं कि हमको मास्टर ये डॉक्टर बनने की दिलचस्पी नहीं है ना। या कोई कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा बायोलॉजी कैसा है, तो बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लगता है बायोलॉजी, तो मैं ये मान लेता हूँ उसके बिना कहे कि भाई तुम डॉक्टर नहीं, मतलब तुम बनना नहीं चाहते हो, है ना।
तो मोटा मोटी यही बात है। संख्यात्मक परिकल्पना, इसमें क्या है कि यह परिकल्पना जनसंख्या के किसी भाग के आधार पर सांख्यिकीय विधि से प्रशिक्षण की जाती है, सांख्यिकीय विधि से प्रशिक्षित की जाती है ना। तो यही है मोटा मोटी दिशात्मक परिकल्पना। इसमें संबंध के दिशा का भी अनुमान लगाया जाता है। अच्छा भोजन करने वालों बच्चों का आईक्यू स्तर अधिक होता है। दिशात्मक मतलब डायरेक्शन। गैर दिशात्मक, इसमें केवल संबंध बताया जाता है लेकिन दिशा नहीं बताई जाती है। सार्वभौमिक मूल्य आर्य कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करेगी। परिकल्पना के स्रोत, देखिए ये सब जो ऊपर का जो हमने पढ़ा है इतना, तो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो बस एक एक लाइन दिमाग में बैठा लीजिए कि तार्किक मतलब क्या, अनुभव जन्य मतलब क्या, और ये कर्णात्मक मतलब मोटा मोटी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। सहचर परिकल्पना मतलब क्या, एसोसिएटेड दो चरों के बीच संबंध बताती है ना। तो यही है कि बस, और कुछ नहीं है। इससे सवाल नहीं पूछे गए हैं, नहीं पूछे भी जाएंगे मुझे लगता है। और हम आते हैं परिकल्पना के स्रोत क्या है। जो परिकल्पना हम बनाते हैं पहले, जिसको हमने चर्चा ऊपर कर रहे थे, तो उसका स्रोत क्या है ना। तो परिकल्पना निम्न स्रोतों से बनती है। साहित्य की समीक्षा, जो आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तो लिटरेचर रिव्यू करते हुए जो चीजें आप खोज रहे हैं या जो चीज आप फाइंडिंग्स कर पाएंगे, उसके बारे में आपकी एक समझ बनती है। तो उसके आधार पे बनती है किसी से चर्चा करके, जो उस विशेषज्ञ में मर्मज्ञ हो, विशेषज्ञों से चर्चा करके, पिछले शोध अध्ययन से, जो पिछले शोध अध्ययन किया गया है उससे बातचीत करके, शोधकर्ता का अनुभव और अंतर्ज्ञान से, है ना। मतलब आपने जो अनुभव किया हो उस फील्ड पे जाके, या जो भी आपके मतलब अंदर की जो ज्ञान है उसके आधार पे, तो इस आधार पे जो है परिकल्पना का निर्माण होता है। बस आप दिमाग में रखिए कि कोई भी विचार हमारे मन में कब आएगा, तभी आएगा ना। मान लीजिए किसी के बारे में कल्पना हमको करना है, तो कब आएगा कल्पना, परिकल्पना। अगर किसी रिसर्च के बारे में मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मेरी एक किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये किताब है मैंने लिखी है, फेलोनामा, है ना। आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा इसको। बाद में इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, कैसा किताब है, क्या पढ़ना क्यों जरूरी है। तो ये किताब के बारे में अगर हम परिकल्पना बनाए, मान लीजिए किसी और ने लिखी होती, है ना। ये तो मेरी लिखी हुई है, एक किताब मेरे पास और ये भी है। ये है बकर पुराण करके, है अजीत भारती साहब का किताब है, ये अच्छी किताब है। तो तो ये किताब के बारे में हम परिकल्पना बनाते हैं कि ये किताब जो है मतलब युवाओं को पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम ये बताते हैं कि बिना पढ़े, अगर हम नहीं पढ़े इस किताब को, और हम कहते हैं कि ये किताब जो है युवाओं के लिए पढ़ने के लिए है, तो इसके पीछे क्या कारण होगा, क्यों हम ये बात बोल रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी का ने इसको रिव्यू किया होगा, है ना, हम उस रिव्यू को पढ़े होंगे, ठीक बात है। या किसी सेमिनार में इस किताब के बारे में चर्चा हो रही होगी, हमने उसको सुना होगा। या पिछले शोध अध्ययन यानी पिछले जो पाठक होंगे उनसे हमने बात की होगी। या हमने खुद इसको पढ़ के अनुभव किया होगा कि भाई ये किताब जो है पढ़ी पढ़ी जानी चाहिए। तो इस तरीके से मतलब, आप एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि परिकल्पना जो हमारे दिमाग में बनती है वो तीन चार तरीकों से बनती है। पहला कि लिटरेचर रिव्यू, आप जो रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले जो जितने लिटरेचर हो चुके हैं, जितने जो है लिटरेचर लिखी जा चुकी है उसका रिव्यू करें। दूसरा, विशेषज्ञों से चर्चा करें। तीसरा, पिछला अध्ययन जो रिसर्च हुआ है उसको आप पढ़ने की कोशिश करें। चौथा, जो आपका अनुभव है, जो आपका अंतर्ज्ञान है उसके आधार पे, ठीक है। अब इसको फिर हमने वही किया है, टेबल में ला दिया है। शून्य शून्य परिकल्पना, कोई संबंध नहीं, कोई प्रभाव नहीं। वैकल्पिक परिकल्पना, प्रभाव और संबंध मौजूद रहता है। सरल परिकल्पना, दो चरों का संबंध। जटिल, कई चर का संबंध, है ना। सरल मतलब दो चर, और जटिल मतलब कई, जटिल मतलब मुश्किल, कई चरों का संबंध। कारणात्मक, कारण परिणाम संबंध। सहचर, केवल संबंध, है ना। परिकल्पना जो है, परिकल्पना का मतलब क्या है कि परिकल्पना एक ऐसी धारणा या अनुमान है जिसे किसी प्रमाण या अवलोकन के आधार पर बनाया जाता है, जिसे शोध में परीक्षण किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य, दो या दो से अधिक चर के बीच संबंध की जांच करना। मुख्य घटक, चर, जनसंख्या और उसके बीच का संबंध, ठीक है। शून्य परिकल्पना हमने पहले ऊपर देख लिया है, यह मानती है कि चर के बीच कोई प्रभाव संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए तापमान कर्मचारियों को उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है। वैकल्पिक परिकल्पना, यह मानती है कि चर के बीच प्रभाव, अंतर या संबंध मौजूद है। तापमान कर्मचारियों की उत्पादकता को प्रभावित करता है, ठीक है। जटिल और सरल हमने ऊपर देखा है। सरल मतलब क्या, दो, एक स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर के बीच संबंध यानी दो चर। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाता है। जटिल, दो या अधिक स्वतंत्र चर
और आश्रित चर के बीच संबंध बताती है। छुट्टियों की पार्टी कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता को बढ़ाता है। ठीक है। सहचर और कारणात्मक कारणात्मक परिकल्पना। सहचर मतलब क्या? केवल संबंध बताती है, कारण नहीं। शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य के बीच संबंध, है ना। कारण क्या हो सकता है ये नहीं बताती है। कारणात्मक कारण और प्रभाव का संबंध बताती है। शराब के अधिक सेवन से लेवर, हम ऊपर देख चुके हैं इसको। दिशात्मक हम ये सब देख चुके हैं ऊपर। दिशा मतलब संबंध की दिशा बताती है। अच्छा भोजन स्वास्थ्य बच्चों को आईक्यू बढ़ाता है। गैर दिशात्मक केवल संबंध बताती, दिशा नहीं। भोजन और आईक्यू के बीच संबंध है। ठीक है। अनुभवजन्य, जिसे अनुभव के अवलोकन के आधार पर प्रशिक्षण किया जा सकता है। तार्किक, तार्किक तर्क के आधार पर बनाई जाती है। सांख्यिकी, जनसंख्या के किसी भाग के आंकड़ों के आधार पर प्रशिक्षण किया जाता है। आपको ये पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। परिकल्पना के स्रोत हमने ऊपर देख चुके हैं। साहित्य समीक्षा, पहले से किए गए शोध का अध्ययन, विशेषज्ञों के से चर्चा, विषय से विशेषज्ञों से विचार विमर्श, शोधकर्ता के अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन, पूर्व शोध अध्ययन, किए गए अनुभवजन, मतलब जो भी ऊपर हमने पढ़ा उसको फिर से हमने रिवाइज कर लिया, है ना। रिवाइज तो खुद होता है, मतलब रिवाइज मतलब क्या होता है कि पुनः देखना, है ना। लेकिन हमने उसको रिवाइज कर लिया कि रिवाइज तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में रिवाइज मतलब पुनः एक टेबल के माध्यम से, एक बॉक्स में सारी चीजों को मतलब कंप्रेस करके, छोटा से छोटा करके आप तक लेने की ला के रखने की व्यवस्था। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, टाइप 1 और टाइप 2 ईरर, है ना। टाइप 2 और टाइप 1 ईरर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हमको लगता है कि आज तो ये नहीं खत्म होगा, कल कोशिश करेंगे कल खत्म कर दिया जाए, है ना। क्योंकि आगे कुछ हमको लगता है नहीं ज़्यादा कुछ। अब हमने जो भी मुख्य मुख्य चीज़ें हैं हमने वो सब पढ़ लिया है। बस आप इसको रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन आंसर बनाते रहें, और बस इसको हम समाप्त कर देंगे बहुत जल्दी। फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन की तरफ चलेंगे। देखिए टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि बहुत सवाल पूछा जाता है। सांख्यिकी में परिकल्पना प्रशिक्षण के दौरान दो प्रकार की त्रुटियां हो सकती है ना। मतलब सांख्यिकी में टाइप 1 त्रुटि, टाइप 2 त्रुटि। टाइप 1 त्रुटि क्या है? जब शून्य परिकल्पना वास्तव में सत्य होती है लेकिन हम उसे गलत तरीके से अस्वीकार कर देते हैं, तो उसे टाइप 1 परिकल्पना कहते हैं। नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ, देखिए। इसे फॉल्स पॉजिटिव, गलत सकारात्मक परिणाम कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है कि शून्य परिकल्पना वास्तव में सत्य होती है। ठीक है। शून्य परिकल्पना क्या है? कोई संबंध नहीं, कोई सब कुछ नहीं, लेकिन हम उसे गलत तरीके से अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, तो उसे टाइप 1 कहते हैं। अब आपको उदाहरण से हम समझाते हैं। इसको अल्फा संभावना को अल्फा कहते हैं। आमतौर पर इसके मान जो है 0.05 और 0.01, मतलब इसके बीच के आसपास ही होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की कोविड 19 जांच में रिपोर्ट यह कहे कि उसे कोरोना है लेकिन वास्तव में उसे कोरोना नहीं है, तो यह टाइप 1 त्रुटि है। ठीक है। अब देखिए कि कोविड की जब जांच होती है और उसे कोरोना है लेकिन वास्तव में उसे कोरोना नहीं है, यानी जांच रिपोर्ट यह कहता है कि इस व्यक्ति के पास कोरोना है, मतलब इस व्यक्ति को कोरोना हो चुका है। ठीक है। लेकिन उसको पास उसका कोरोना नहीं है, यानी जांच रिपोर्ट ने गलत रिपोर्ट किया है कि उसको कोरोना नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? टाइप 1 ईरर, है ना। कि उस व्यक्ति के पास वो चीज नहीं है, लेकिन हम मतलब हमारी ईरर की वजह से रिपोर्ट में ये आती है कि उसके पास जो है कोविड है, या उसके कोई बीमारी के रूप में ले सकते हैं। वही बात यहाँ कहा गया है। शून्य परिकल्पना वास्तव में सत्य होती है, यानी दो चरों के बीच में, कोविड और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है। यानी शून्य परिकल्पना क्या है कि कोविड और मुझे मतलब कोई संबंध नहीं है, कोई दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो शून्य परिकल्पना वास्तव में सत्य होती है, कोई संबंध नहीं है, वास्तव में सत्य है ना, कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं, लेकिन हम उसे गलत तरीके से अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन हम उसे गलत, अगर हम इसको मान ले कि नहीं संबंध है कोविड में, है ना, कोविड में और प्लस सेल्फ, है ना। तो शून्य परिकल्पना तो कहता है कि दोनों में कोई संबंध नहीं, यानी बराबर है दोनों, है ना। लेकिन अगर हम इसको अस्वीकार कर दें कि नहीं भाई इसमें संबंध है ना, अगर हम गलत तरीके से अस्वीकार कर लेते हैं कि इसमें भाई संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा? टाइप 1 त्रुटि। यानी कि दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है। लेकिन हम ये त्रुटि करते हैं और हम बता देते हैं कि दोनों में संबंध है। ठीक है। उदाहरण के लिए हमने क्या देखा
कि कोविड के रिपोर्ट में ये है कि उसे कोरोना है, लेकिन वास्तव में उसे कोरोना नहीं है। टाइप 1 एरर ये हो गया। अब देखिए टाइप 2 एरर क्या है, जब शून्य परिकल्पना वास्तव में गलत होती है लेकिन हम उसे अस्वीकार नहीं करते। ठीक है, हम उसे अस्वीकार नहीं करते हैं। तो अब देखिए शून्य परिकल्पना भी है, वास्तव में गलत होती है, यानी क्या कि दो चरों के बीच में शून्य परिकल्पना क्या है, दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। है, दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शून्य परिकल्पना गलत होती है, यानी ये बताती है कि नहीं, शून्य पर मतलब दो चरों के बीच में संबंध है। सत्य नहीं हुआ ना, शून्य परिकल्पना सत्य क्या होगा, शून्य परिकल्पना अगर वास्तव में अगर सत्य होगा तो ये बोलेगा दो चरों में कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि शून्य परिकल्पना वास्तव में सत्य होती है और गलत होती है, यानी दो चरों के बीच में संबंध है, लेकिन हम उसे अस्वीकार नहीं करते। लेकिन हम उसे अस्वीकार नहीं करते हैं, यानी हम उसे ये बताते हैं कि भाई ये जो मतलब जो, फिर से समझिए कि दो चरों के बीच में संबंध है। शून्य परिकल्पना बोलता है कि दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन शून्य परिकल्पना वास्तव में गलत होती है, यानी ये बताती है कि दो चरों के बीच में संबंध है लेकिन हम उसे अस्वीकार नहीं करते हैं। और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि भाई ठीक बोल रहा है कि दो चरों के बीच में संबंध है, तो इसे टाइप 2 करते हैं। अब इसको उदाहरण से और हम समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक, गलत नकारात्मक परिणाम, फॉल्स नेगेटिविटी, नेगेटिव। इसको बीटा से करते हैं, पहला क्या है, अल्फा से किए थे। पहला को अल्फा से मानते हैं, टाइप 1 को टाइप 2 को। उदाहरण के लिए कोविड, यदि कोविड 19 टेस्ट ये बताता है कि लोगों को कोरोना नहीं है लेकिन वास्तव में उसे कोरोना है, तो यह टाइप 2 श्रेणी में आएगा। है ना, टाइप 2, यानी टाइप 2 जो है बहुत खतरनाक होता है। टाइप 2 जो है वो खतरनाक होता है टाइप 1 से। है ना, ये होता है खतरनाक। और एक सवाल ये भी पूछ देगा कि जो टाइप 1 टाइप 2 जो ये एरर है वो किस किस पे होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे या नल हाइपोथेसिस पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि नन हाइपोथेसिस पे ही जो है टाइप 1 टाइप 2 जो एरर होता है यही दो पे होता है, दोनों नल पे होता है। ठीक है, आप समझ गए ना कि पहला क्या कह रहा है। पहला जो है वो कह रहा है कि हाइपो मतलब जो शून्य परिकल्पना है वो सत्य है कि हम और कोविड में कोई संबंध नहीं है। है ना, एक मिनट साथी, मेरे साथ लगता है कुछ है हमारे कोई गेट खटखटा रहा है, मैं एक मिनट में वापस आता हूँ।